बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 27 है और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और आपका टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये आपका टॉपिक है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। सबसे पहले इसकी तारीफ क्या है। फास्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी बनना, ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। नॉर्मली ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज कपल्ड विद द रेस्पिरेटरी चेन। याद रखिएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल किसके साथ कपल होता है? रेस्पिरेटरी चेन के साथ। मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल रिलेटेड होता है या होता है किसके साथ? रेस्पिरेटरी चेन के साथ। दो बातें हो गई। एज ऑलरेडी डिस्क्राइब एटीपी इज फॉर्म इन 3 स्टेप ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन। जैसा कि आप पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं रेस्पिरेटरी चेन में कि कितनी जगहों पे एटीपी बनता है? 3 जगहों पे एटीपी बनता है। सबसे पहले जब NADH को कोएंजाइम Q ने ऑक्सीडाइज किया था तब एक एटीपी बना था। फिर साइटोक्रोम B को जब साइटोक्रोम C ने ऑक्सीडाइज किया था तब भी एटीपी बना था B और C के दरमियान। उसके बाद बिल्कुल एंड पे जाके जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एंड पे चले गए थे, रेस्पिरेटरी चेन के बॉटम में पहुंचे थे और ऑक्सीजन से मिले थे, हाइड्रोजन आयन से मिले थे, तब एंड पे जाके भी तीसरा एटीपी बना था। सो हमने पहले डिस्क्राइब कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि एटीपी रेस्पिरेटरी चेन में 3 स्टेप्स में 3 जगहों से बनता है। द इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस प्रोसेस की इक्वेशन ये है NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, NADH प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस 3 ADP प्लस 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट and 1 atom of oxygen or half molecule of oxygen। इनसे क्या बनेगा? NAD बनेगा, वाटर बनेगा और आपके 3 ATP बनेंगे। सो दिस इज द synthesis of ATP in the presence of oxygen. This is called oxidative phosphorylation and this is the equation of oxidative phosphorylation। सबसे पहले तारीफ करनी है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। और फिर आपने क्या करना है कि ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल किसके साथ होता है? दिस रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज कपल्ड विद द रेस्पिरेटरी चेन एज ऑलरेडी डिस्क्राइब के द एटीपी इज फॉर्म इन द रेस्पिरेटरी चेन इन 3 स्टेप्स। द इक्वेशन ऑफ द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज NADH प्लस हाइड्रोजन आयंस प्लस 3 ADP प्लस 3 inorganic phosphate plus oxygen will give us NAD, water and 3 ATP. Where inorganic phosphate is where PI is inorganic phosphate, ये जो छोटा I है ये inorganic phosphate को शो कर रहा है। Where PI is the inorganic phosphate, the molecular mechanism of oxidative phosphorylation take place in conjunction with the respiratory chain in the inner membrane of the mitochondria। ये दोबारा वही बात आ गई है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल किसके साथ कपल्ड होता है, किसके साथ होता है? रेस्पिरेटरी चेन के साथ। अब आपने कपल की जगह कंजंक्शन यूज करना है और फिर भी वही कहोगे कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल कंजंक्शन के साथ होता है। किसके कंजंक्शन के साथ? किसके मिलाप के साथ? किसके साथ? रेस्पिरेटरी चेन के साथ। सो यही देखें कि द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक प्लेस इन कंजंक्शन, उधर कपल इधर कंजंक्शन विद द रेस्पिरेटरी चेन। के ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल किसके साथ कपल होता है? रेस्पिरेटरी चेन के साथ। किसकी कंजंक्शन में होता है? किसकी मौजूदगी में होता है? किसके साथ होता है? रेस्पिरेटरी चेन के साथ। और कहाँ पे ये अमल होता है? इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं मतलब जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहीं पे ये अमल होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी वगैरह बनाती है, फोल्ड्स वगैरह। Here also as in photosynthesis the mechanism involved is the chemiosmosis by which electron transport chain is coupled with the synthesis of ATP।
यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की तरह एटीपी बनाने का अमल क्या कहलाता है, केमियास्मासिस, क्योंकि 3 जगहों पे क्या बनता है, एटीपी बनता है, लिहाजा यहाँ पे भी एटीपी बनने का अमल क्या कहलाता है, केमियास्मासिस कहलाता है। और यहाँ पे भी जो अमल है वो किसके साथ कपल्ड है, वो अमल किसके साथ कपल्ड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। सो हियर आल्सो एज इन फोटोसिंथेसिस द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इज केमियास्मासिस by which electron transport chain is coupled with the synthesis of ATP। यहाँ पे भी जो फोटोसिंथेसिस की तरह यहाँ पे भी जो मैकेनिज्म है वो केमियास्मासिस है, जो क्या करती है, by which electron transport chain is coupled with the synthesis of ATP, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हिस्सा लेती है और क्या बनता है, ATP। दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल यहाँ पे भी ATP बनाने का जो मैकेनिज्म है वो क्या कहलाता है, केमियास्मासिस कहलाता है। In this case, however, the pumping or the movement of the proton or the hydrogen ion is across the inner membrane of the mitochondria, folded into cristae between the matrix of the mitochondrion and mitochondria's intermembranous space। लेकिन फ़र्क क्या है, इधर देखें बच्चों कि जो आपने वहाँ देखा था, वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होती थी, किसकी फोटोसिंथेसिस बता रहा हूँ अभी, फोटोसिंथेसिस की जो केमियास्मासिस थी, वहाँ पे जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करते थे और थैलाकॉइड की इंटीरियर स्पेस में चले जाते थे या ल्यूमेन में चले जाते थे, और वहाँ पे हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हो जाते थे, और उसके बाद फिर वहाँ पे वो किससे गुजरते थे, दोबारा एटीपी, पहले एक हाइड्रोजन आयन ऊपर जाते थे और बहुत ज़्यादा वहाँ हो जाते थे और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी, फिर वही हाइड्रोजन आयन लो कंसंट्रेशन की तरफ आते थे और किसको क्रॉस करते थे, एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करते थे जिसका नाम था एटीपी सिंथेस, और क्या बनाते थे, एटीपी बनाते थे। सो सिंपल वहाँ पे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन यूज़ होती थी। लेकिन अब चूंकि आप पढ़ रहे हो, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, तो रेस्पिरेशन में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया हिस्सा लेता है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हिस्सा लेती है। ये बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देख लें, इधर केमियास्मासिस कैसे होती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डिंग बनाती है, उन फोल्डिंग को बच्चों हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग बनाती है, उनको क्रिस्टी कहते हैं। और ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, और ये आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी जो अंदर वाली है वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और उनके दरमियान जो स्पेस है इस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस, आउटर और इनर के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो हाइड्रोजन आयन की पंपिंग किधर होती है, अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, कहाँ से, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से, किधर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होती है, जबकि इधर थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के से वो पंप होते थे और कहाँ जाते थे, इंटीरियर स्पेस ऑफ द थैलाकॉइड या ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, वहाँ जाते थे, जबकि यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस और ल्यूमेन के मैट्रिक्स के दरमियान क्या होते हैं, वो पंप होते हैं और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। सो यही है कि इन दिस केस हाउएवर द पंपिंग और द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन is across the inner membrane of the mitochondria which are folded into cristae, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की या प्रोटॉन की पंपिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन की जो मूवमेंट है वो किसके जरिए होती है, इनर मेम्ब्रेन के जरिए होती है। इनर मेम्ब्रेन किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, जो फोल्ड बनाती है उनको क्रिस्टी कहते हैं। किसके दरमियान पंपिंग होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान एंड माइटोकॉन्ड्रियंस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के दरमियान हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होती है। द कपलिंग फैक्टर इन द रेस्पिरेशन दे आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा उसने कहा दूसरे कपलिंग फैक्टर रेस्पिरेशन में और होते हैं, फोटोसिंथेसिस में और होते हैं। इसके अलावा मेन फर्क क्या है कि इधर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन यूज होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में जो केमियास्मासिस थी उधर थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन यूज होती है। सो मैकेनिज्म सेम है एटीपी बनाने का, फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी केमियास्मासिस से बनता है, जो इधर एटीपी बनता है वो भी केमियास्मासिस से बनता है, लेकिन बाकी चीज़ें फ़र्क हैं। वहाँ पे जो मेम्ब्रेन यूज़ हुई थी वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन यूज़ हुई थी, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन यूज़ हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके अलावा इधर के कपलिंग फैक्टर और हैं, इधर के कपलिंग फैक्टर और हैं। अब एक डायग्राम है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
ये एक डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है, इससे MCQs बन सकते हैं। ये आपने समझना है और 2-3 MCQs यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले देख लें, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज आपको पता है किस में कन्वर्ट होता है, पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है लेकिन वो शो नहीं किया गया। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट पे एक एंजाइम अमल करता है, उस एंजाइम का नाम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ग्लूकोज कन्वर्ट हो चुका है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट पे एक एंजाइम ने अमल किया और उस एंजाइम का नाम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जिसके नतीजे में फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो गया किस में बच्चों, पायरोवेट में। पायरोवेट में कन्वर्ट हो गया। ये बिल्कुल शॉर्ट करके बताया जा रहा है। क्या करके बताया जा रहा है, शॉर्ट करके बताया जा रहा है, बिल्कुल शॉर्ट करके बताया जा रहा है, ठीक है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फिर एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या करता है, एंड पे मतलब उस पर अमल करता है और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, पायरोवेट बनता है। यहाँ तक ये ग्लाइकोलाइसिस है, यहाँ तक ये कौन सा अमल है, ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस है एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला मरहला है, किसी भी रेस्पिरेशन का पहला मरहला है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो एनारोबिक में भी यही होगी और एरोबिक रेस्पिरेशन भी ग्लाइकोलाइसिस, दोनों में अमल हो सकता है। इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कौन सा अमल, ग्लाइकोलाइसिस, पायरोवेट बन गया। यहाँ से यहाँ तक ये ग्लाइकोलाइसिस है। उसके बाद फिर क्या होता है, पैरोविक एसिड की या पैरोवेट की ऑक्सीडेशन भी होती है, साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है। ऑक्सीडेशन भी होती है जिसके नतीजे में NADH बनता था और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। सो ऑक्सीडेशन हो रही है और साथ क्या हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन, जिसकी वजह से इसकी 3 कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, 2 कार्बन में, क्योंकि इसकी एक कार्बन निकल गई इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो एक कार्बन अब इसमें कम हो जाएगी, 3 कार्बन थी, 1 कार्बन चली गई। अब एसिटाइल कोई जो बनेगा उसमें 2 कार्बन होती हैं। सो पायरोवेट की ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होती है और उससे एसिटाइल कोई बन जाता है। और याद रखना, पायरोवेट की जो डीकार्बोक्सिलेशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव कराता है, वो एक एंजाइम है, उसका नाम है पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरोवेट की कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिमूव करता है, एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज। जब हो जाए इसकी डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, तो पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोए में, और इस अमल को कहते हैं पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप है। उसके बाद एसिटाइल कोड ए जो है वो कहाँ दाखिल हो जाता है, क्रेब्स साइकिल में, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का तीसरा मरहला है। उसके बाद क्या आती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और उसमें किसका अमल होता है, केमियास्मोसिस का, जिसके नतीजे में क्या बनता है, ATP बनता है। तो ये 4 स्टेप हैं किसके, एरोबिक रेस्पिरेशन के, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हमने MCQs क्या करने हैं, और यहाँ पे 2 एंजाइम आपने पढ़े, एक फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज है बच्चों और एक पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज है, ये 2 एंजाइम हैं। अब आपने क्या देखना है, अगर स्टूडेंट्स, अगर क्रेब्स साइकिल्स में आपको पता है ATP बनता है, अगर क्रेब्स साइकिल में ATP बने और ATP नॉर्मल से ज़्यादा बने, तो फिर पैगाम जाता है किसके पास, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज के पास, कि ATP नॉर्मल से ज़्यादा बन रहा है, तो काइंडली आप इनहिबिट हो जाओ। सो MCQs होगा, व्हेन क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस इंक्रीज अमाउंट ऑफ ATP, देन इंक्रीज लेवल ऑफ ATP, इनहिबिट व्हिच एंजाइम, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। कि क्रेब्स साइकिल से जब ATP ज़्यादा बनेगा तो ATP जो ज़्यादा बना है वही ज़्यादा ATP फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। MCQs है कि क्रेब्स साइकिल में ATP ज़्यादा बने तो कौन सा एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज इनहिबिट हो जाएगा। अब आगे, और आपको पता है क्रेब्स साइकिल में सबसे पहला जो मॉलिक्यूल बनता है, इधर से एसिटाइल को ए आता है और यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे ऑक्सालो एसीटेट होता है, यहाँ पे ऑक्सालो एसीटेट और ये एसिटाइल को ए, जिसके नतीजे में क्या बनता है, सिट्रेट बनता है 6 कार्बन वाला, इसमें 2 कार्बन। ऑक्सालो एसीटेट में कितनी कार्बन होती है बच्चों, ऑक्सालो एसीटेट में 4 कार्बन, तो 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन
सिट्रेट में 6 कार्बन। तो सिट्रेट सबसे पहला कंपाउंड है। अगर क्रेब्स साइकिल में सिट्रेट कम बने, ये तीर का निशान बता रहा है कि अगर क्रेब्स साइकिल में सिट्रेट कम बने तो फिर क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा कौन, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। सो याद रखिएगा, जब क्रेब्स साइकिल में सिट्रेट का लेवल कम हो जाए, विच एंजाइम इज एक्टिवेटेड, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड। सो ये देखा आपने कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिव कब होगा, जब सिट्रेट का लेवल डिक्रीज होगा। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनिबिट कब होगा, जब एटीपी का लेवल ज्यादा होगा। अब लास्ट बात बच्चों, आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में NADH भी बनते होते हैं। क्रेब्स साइकिल में NADH भी और हाइड्रोजन आयन भी क्या होते हैं, बनते हैं। याद रखना, अगर क्रेब्स साइकिल में NADH ज्यादा बने, क्रेब्स साइकिल में अगर NADH ज्यादा बने तो फिर क्या होगा, एक एंजाइम इनिबिट हो जाएगा। कौन सा एंजाइम, पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज। याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल में अगर NADH नॉर्मल से ज़्यादा बनेगा तो कौन सा एंजाइम इनिबिट हो जाएगा, पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज इनिबिट हो जाएगा। कि आप इनिबिट हो जाओ, NADH ज़्यादा बन रहा है तो आप थोड़ा काम स्लो करो, आप इनिबिट हो जाओ, क्योंकि NADH जो आप बना रहे हो, नीचे चीज़ों को भेज रहे हो, NADH ज़्यादा बन रहा है। सो NADH जब ज़्यादा बनेगा तो इट विल इनिबिट द पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज। तो ये 3 MCQs है कि इंक्रीज लेवल ऑफ NADH फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल will inhibit pyruvate decarboxylase, while decrease in the level of citrate will activate the phosphofructokinase, while increase in the level of ATP from the Krebs cycle will inhibit the phosphofructokinase। बेटा ये आपका 11th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ी सी चीज़ें डायग्राम्स हैं। सबसे पहले डायग्राम देखा करो, उसके बाद बाकी चीज़ें पढ़ा करो। जब डायग्राम आपको समझ आ जाएगी तो बाकी चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।